हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियाई कुछ कवर किया था और आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ कवर किया था। एटॉमिक रेडियाई में हमने मेटालिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियस ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट रेडियस में हल्का से एक बार रिवाइज करा दूं तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच, और वो दो एटम्स कैसे होने चाहिए? जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो। मतलब कोई एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और उसमें आपको दो एटम जिनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, वो आपकी क्या है? कोवेलेंट रेडियाई है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है हमारा मेटेलिक रेडियस। ठीक है, मेटल का रेडियस क्या होगा? इसको हम हाफ हाफ लेना है। हाफ कैसा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर समझ रहे ना? दोनों के न्यूक्लियस से लेना है डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेना है। सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। ठीक है, दो मेटल के कोई एटम है जो अलग अलग मेटल के एटम पड़े हैं किसी मेटालिक क्रिस्टल में, उन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ लेना है, दैट इज अ मेटालिक रेडियस। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस क्या होती है? वो हम दोनों के लिए कंबाइंड टर्म है। ठीक है, कोवेलेंट और मेटालिक के लिए। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप व्हेनेवर वी मूव तो आपका एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, है ना? व्हाई? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं, इसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, दैट इज व्हाई एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगी। बड़े स्फीयर का रेडियस ज्यादा होता है छोटे स्फीयर से, है ना? क्लियर, सेम चीज है। ओके, एंड अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है, दैट इज व्हाई एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज करेगी। और साइज क्यों डिक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना? क्योंकि अलोंग द पीरियड आपका न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन पर वो बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा मूव करेंगे। ठीक है, वेनेवर जब भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है? उस एटम का साइज छोटा हो रहा है, क्योंकि शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल है जो, वो न्यूक्लियस के पास आएगी। अगर न्यूक्लियस के पास आने का मतलब क्या है? साइज का छोटा होना। न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब है साइज का बड़ा होना। क्लियर? उसके बाद हाँ, ये आप देख सकते हो, देखो, अलोंग द पीरियड मूव करे लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरॉन, बोरॉन टू कार्बन। 152 थी इसकी, 111 है और इसकी 88 है। इसमें थोड़ा डी ब्लॉक हम पढ़ते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक नहीं कंसिडर करना अभी, इसमें हमने नहीं लिया है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी अलग होती है। वो आप 12th में पढ़ेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक दोनों ही, उनकी थोड़ा केमिस्ट्री डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से, दैट इज वाई हमने यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कंसिडर किए हैं। सिमिलरली सोडियम से मैग्नीशियम डिक्रीज करेगा, फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम डिक्रीज कर रहा है, और क्लोरीन तक डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों सीरीज दिखाई है ये अलोंग द पीरियड है। अब डाउन द ग्रुप देखो, लिथियम से यहाँ पर, एक मिनट, ये लिथियम है, यहाँ पर सीजियम है। लिथियम की रेडियस है 152 और सीजियम कितनी है? 262। आप देखते जाओ डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने ये ग्राफ है जिसमें बता रखा है, ये आपका अलोंग द पीरियड का दिखा रखा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। जैसे आप लिथियम टू बेरिलियम मूव कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ है। ठीक है, क्लियर। तो लिथियम से बेरिलियम तक साइज डिक्रीज करेगा, बेरिलियम से बोरॉन, सेम चीज है, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेम चीज इधर राइट साइड में देखो तो वो डाउन द ग्रुप के लिए, लिथियम से सोडियम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, सोडियम से पोटेशियम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, पोटेशियम से रुबिडियम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, एंड रुबिडियम से सीजियम जा रहे हैं तो भी साइज बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस बता दूं क्या होता है। देखो, आपको पता है आयंस मतलब या तो कैटायन या अनायन, है ना? कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस कैसे एस्टिमेट किए जाते हैं? हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसके बीच का? बिटवीन द कैटायंस एंड अनायन इन एन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, एक आयनिक क्रिस्टल में आप कैटायंस और अनायन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, वो क्या होगी? उस पर्टिकुलर कंपाउंड की आयनिक रेडियस होगी। ठीक है, क्लियर। तो एक चीज हमें यहाँ पर और समझनी है कि दो कंसेप्ट बता दूं, याद रखना हमेशा, एक जो कैटायन होता है ना, वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा साइज में छोटा होता है। लाइक सोडियम है और सोडियम प्लस है। ठीक है, सोडियम प्लस का जो साइज होगा, क्योंकि वो कैटायन है,
तो वो सोडियम से हमेशा छोटा होगा। सोडियम एक पेरेंट एटम है। पेरेंट एटम मतलब सोडियम पॉजिटिव कहाँ से बना है, सोडियम कैटायन कहाँ से बना है, सोडियम से बना है ना। तो पेरेंट क्या है, पेरेंट है सोडियम, और ये आपका सोडियम प्लस ऑफस्प्रिंग है, ऐसे कंसिडर कर लो, ठीक है। वो उसमें से निकला है तो उसका बच्चा है, ठीक है। तो सोडियम प्लस जो है वो हमेशा छोटा होगा सोडियम में कंपैरेटिवली। इसको बिल्कुल आप इजिली समझ सकते हो, है ना। कोई भी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सोडियम के केस में तो बहुत क्लियर, इजिली क्लियर है। सोडियम के केस में जो 11th इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एम शेल में होता है, एम फॉर मैंगो, ठीक है क्लियर। जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो एम शेल खत्म, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, एल शेल में रहेगा, है ना। 10th जो इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में है। तो अब मतलब सोडियम प्लस के पास सिर्फ 2 ही शेल है, दैट इज के एंड एल, जबकि सोडियम के पास 3 शेल है, के एल एम। तो आपको सोडियम के केस में बहुत इजीली ये क्लियर हो जाता है कि कैसे साइज डिक्रीज कर जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाते हैं तो क्या होगा, रिपल्शन भी कम होगा, और इससे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगा। जबकि अनायन के केस में क्या होता है, अनायन अगर कभी भी बनाते हो किसी पेरेंट एटम से, जैसे क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बना, क्लोरीन माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज, तो पेरेंट एटम क्लोरीन है और अनायन क्लोरीन नेगेटिव है। तो अनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। कैटायन का तो छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, बट अनायन का अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्यों, क्या कारण है जी? कारण तो देखो, एक सबसे बड़ा यह है कि देखो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, वेराज क्लोरीन नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस एटम में इंटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो इंक्रीज करेगा, है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी ना। एक शेल में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं ना तो रिपल्शन बढ़ती है, ठीक है, याद रखना। एक कमरे में अगर मैं बच्चे इंक्रीज करती जाऊं, बढ़ाती जाऊं रहने के लिए, तो तुम आपस में रिपेल ही करोगे, ठीक है, तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। ओके, अगर मैं अलग अलग कमरे अलॉट करूं, अलग अलग शेल में डालूं, तब रिपल्शन नहीं होता है। बट अगर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, देन इट मीन्स वहां पर रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से अब रिपल्शन होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, न्यूक्लियस से दूर भागेंगे, ठीक है क्लियर। तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। दैट इज वाई आप याद रखना, हमेशा अनायन का बड़ा होगा साइज पेरेंट एटम से, और जबकि कैटायन का छोटा होगा। ये जो कंसेप्ट है, ये मैं बता दूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर 4 चीजें दी हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम +3, ठीक है। तो आप मुझे अगर मैं इसको, फिर भी इन्होंने तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा है, अगर मैं कहूं कि इन चारों को आप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज अरेंज कीजिए, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, तो आप कैसे करोगे? देखो, आपको ये पता है, यहाँ पे 4 चीजें, एक तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2, ये तो इसका कैटायन है ना, मैग्नीशियम का कैटायन है। और अभी मैंने बताया कि जो कैटायन होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम से छोटा होगा। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर मैं अच्छे से लिख पाई तो देख लेना, मैग्नीशियम का जो साइज है वो बड़ा होगा किससे, मैग्नीशियम +2 से। मैं प्लस ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना, हल्का सा मैंने वैसे नहीं बनाया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम +3 में कंपेयर करूं, तो किसका साइज बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का बड़ा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम +3। ओके क्लियर? अब ये तो हमको क्लियर है, क्योंकि ये मैंने अभी कंसेप्ट बताया। अब बात करूं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका बड़ा होगा साइज? अब अलोंग द पीरियड आते हैं ना, ये भी क्या, कौन से पीरियड का है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है मैग्नीशियम। सिमिलरली आपका एल्यूमिनियम भी 3rd पीरियड का एलिमेंट है, दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब मैग्नीशियम आपका याद हो तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वेराज एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब भी आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब मैग्नीशियम बड़ा होगा एल्यूमिनियम से, ठीक है क्लियर? ओके, तो ये चीज याद रखना कि इसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन होगा और स्मॉलेस्ट कौन होगा,
लार्जेस्ट कौन होगा जी? मैं देखो, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम +2 से बड़ा है मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम से भी बड़ा है मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम +3 से भी बड़ा होगा डेफिनेटली। तो सबसे लार्जेस्ट इसमें मैग्नीशियम होगा, ठीक है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा जी? एल्यूमिनियम +3। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम से छोटा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से भी छोटा कौन है? एल्यूमिनियम +3 है, तो सबसे छोटा आपका एल्यूमिनियम +3 होगा, ठीक है, क्लियर? ओके। अगर अच्छा एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एक टर्म रह गई थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? वो एटम्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है, क्लियर? अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे? जनरली तो नहीं होते हैं ना, सभी एटम के पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जांपल, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, है ना, और 2 और ले लिए इसने तो कितने हो गए? 2 नेगेटिव का क्या मतलब है? कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन किया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 नेगेटिव के पास है 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ कम टू F नेगेटिव, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है तो कितने बन जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसके पास भी 10 है। O2 नेगेटिव के पास भी 10 है, F नेगेटिव के भी पास 10 है। इसका मतलब क्या है? दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, है ना, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कम टू सोडियम प्लस, सोडियम इज हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन, है ना, सोडियम के पास जनरली कितने होते हैं? 11 होते हैं। सोडियम प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कर देना, लूज कर देना इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। +1 का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, तो सोडियम प्लस के पास 10 है। सिमिलरली मैग्नीशियम +2 के पास कितने कम हुए? 2 कम हुए, तो मैग्नीशियम के पास से 12 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 कम किए तो 10 रह गया। तो मतलब all these 4 atoms या 4 ions are isoelectronic because they are having same number of electrons. Now if someone is asking to you that how to compare their sizes, you will compare their size, which one will be largest, which one will be smallest, so I'm telling you, आपने ये देखना है जिसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, atom having more negative charge will be largest in size, whereas atom having more positive charge will be smallest in size. Like here you can see, सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है 2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज देखना है, सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है, तो O2 negative will be largest in size, whereas magnesium 2 plus, is having more positive charge, मतलब सबसे highest positive charge magnesium के पास है among the 4, ठीक है क्या? तो magnesium +2 will be smallest in size, ठीक है। So whenever question will ask to you that which one will be smallest, which one will be largest among isoelectronic species, so you need to check out which atom is having more negative charge, ठीक है, and which atom is having more positive charge. So negative charge वाला का साइज सबसे ज्यादा होता है and more positive charge वाले का साइज सबसे कम हो जाएगा। ओके क्लियर? ओके यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस, ठीक है, क्लियर, एंड लेसर ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव द lesser radius या smaller radius, ठीक है, you can say. Now एनर्जी एंड एंथैल्पी मैंने काफी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी थी मैं पिछले लेक्चर में, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। अगर आप आउटर मोस्ट शेल से लूजली बाउंड, जो सबसे ज्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर। तो उसमें मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बताया था, और ये भी बताया था कि आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है, दैट इज एनर्जी व्हाटएवर यू कैन से इट, कि इसका पॉजिटिव साइन होता है ना, बिकॉज क्योंकि हमको यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी व्हेनेवर यू वांट कि किसी भी एटम का आयनाइजेशन हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज व्हाई एनर्जी साइन विल बी पॉजिटिव, ओके। एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी लार्जर in then as compared to first ionization energy. इसका रीजन भी मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, why it is so, and there are so many factors on which ionization energy depends, like first is your size,
है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। फोर्थ इज योर whether the electron will be in s orbital or p orbital or in d orbital. So I am going to explain one by one. Okay, साइज ऑफ द एटम का क्या इश्यू होगा भाई, जितना एटम का साइज छोटा है इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल उतनी न्यूक्लियस के पास है ना, सिंपल सी बात है ना। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास है जितना ज्यादा छोटा साइज है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के ज्यादा पास है ना बच्चे, तो मतलब उसको ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो मतलब न्यूक्लियस ने उसको टाइटली बाउंड कर रखा है, क्योंकि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो मतलब न्यूक्लियस ने उसको टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, whereas जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। द सेकंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अलोंग द पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, मतलब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, सेम कंसेप्ट जैसा साइज में था, है ना, क्लियर। तो दे आर इंटररिलेटेड, इवन साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कंसेप्ट जो है वो इंटररिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, क्लियर। ओके, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से ही साइज छोटा होता है, हमने एटॉमिक रेडियस वाले में ये पढ़ा था। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। whereas डाउन द ग्रुप क्या होगा, चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, और मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना टाइटली बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस से। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते रहते हो, आपको इलेक्ट्रॉन का अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो इजी होता रहता है। जैसे यहाँ पर देखो ग्राफ में, ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का दिखा रखा है, लिथियम की 520 दिखाई, सोडियम की 496 एंड पोटेशियम की 419, रुबिडियम की 403 और कम, सीजियम की और कम है 374, है ना। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है आपकी। क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज कर रहा है, मोर एवर साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भी है और न्यूक्लियस का होल्ड उस पर कम है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी है, इसलिए हम कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो भी आपका आयनाइजेशन, एटम का आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या। उसके बाद मैंने थर्ड फैक्टर बताया, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट थोड़ा समझने का है। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो किसी हाफ फिल्ड शेल से या फिर फुली फिल्ड शेल से, ठीक है, सब शेल से, सॉरी, किसी हाफ फिल्ड सबशेल से या फुली फिल्ड सबशेल से, ठीक है, देन या फिर शेल भी बोल दो, कोई फर्क नहीं है। उस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी हायर। व्हाई, बिकॉज जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, 2p3 p जो सबशेल है दैट इज हाफ फिल्ड, p कैन accommodate maximum 6 electron, but in case of nitrogen 3 electrons are present in p subshell. It means p subshell is half filled in case of nitrogen. So this is the case of half filled subshell. Whereas if I'll talk about neon is having outermost electronic configuration 2s2 2p6, है ना, 2p6. So here 2p is accommodating maximum electron, it can accommodate 6 electron, and in case of neon it is accommodating 6 electron. So it means your p subshell is fully filled in case of neon. So in case of nitrogen and in case of neon, there are two examples I'm giving you, there are so many others. So nitrogen will have more ionization energy या enthalpy as compared to oxygen. Although अगर आप समझते अलोंग द पीरियड, मैंने बोला था अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, तो आप क्या गेस करते, आप गेस करते कि ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन बाद में आता है पीरियड उसमें अलोंग द पीरियड में, तो डेफिनेटली लेफ्ट राइट जब मूव करेंगे ऑक्सीजन की ज्यादा होगी।
but because nitrogen is having half filled subshell, that is 2p3, ड्यू टू दिस रीजन नाइट्रोजन का जो अन्वेषण एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन विल हैव मोर अन्वेषण एंथैल्पी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, फुली फिल्ड का तो चलो क्लियर ही है, वो तो वैसे भी लास्ट में है नियॉन, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट, let us check out whether you will get or not. Here you can see arrange the following elements in this of second periods in the increasing order of their energy. In their annihilation energy बोलना था, एनर्जी लिख दिया है, करेक्टेड, annihilation enthalpy, annihilation energy बोल दीजिए। तो हमको इनको अरेंज करना है कि किसके पास ज्यादा annihilation एनर्जी होगी। आई एम टेलिंग यू, नियोन जो है नोबल गैस है, डेफिनेटली सभी में से, वैसे भी अलोंग द पीरियड ट्रेंड है, इट इज लेफ्ट टू राइट ट्रेंड, ठीक है, क्लियर। तो नियोन के पास तो सबसे हाईएस्ट होगा, बिकॉज नियोन इज ऑलरेडी फुली फिल्ड है ना, ये तो और इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना लेगा, ठीक है, इसका ऐसा सीन होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि फुली फिल्ड है, ये स्टेबल है, व्हाई इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन या फिर व्हाई इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर नियोन। अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो वो तो सेपरेट केस है, ओके। अदरवाइज नियोन का तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, अन्वेषण एंथैल्पी, तो नियोन को सबसे हाईएस्ट रेट पे करो। अब देखो आउट ऑफ लिथियम, अब मैं लेफ्ट साइड जा रही हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, चेक आउट देयर कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभी मैं दिखाती हूँ तुमको, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। हाँ देखो, लिथियम इज 1s2 2s1, बेरिलियम इज 1s2 2s2, whereas बोरोन क्या है 1s2 2s2 2p1, एंड सिमिलरली मैंने सबका लिख दिया। अब देखो लिथियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मतलब 2s में जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो निकलेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तो यही है ना। अब बेरिलियम से निकालना हो तो 2s2 में से निकलेगा, जो कि 2s जो यहाँ पे फुली फिल्ड सबशेल है, ऑल्दो 2s में 2 आते हैं और 2s में यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, तो 2s आपके फुली फिल्ड है, ठीक है। सिमिलरली बोरॉन में जाओ, बोरॉन में क्या होगा 2s to 2p1 है, 2p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2s से नहीं निकल रहा क्योंकि आउटर मोस्ट क्या है 2p है, तो 2p से निकलेगा, क्लियर। अब इफ यू विल कंपेयर द अन्वेषण एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, अगर आप कंपेयर करो तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या क्लियर है जी, कि ये फुली फिल्ड सबशेल है, वेयर एज 2p1 इज नॉट फुली फिल्ड, है ना। तो डेफिनेटली 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू बोरॉन, है ना। एक और कंसेप्ट है, जो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट मैं बता दूं आपको कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ज्यादा किस पर रहता है, किन ऑर्बिटल्स पर रहता है, उसका भी एक ऑर्डर रहता है ना, ये हमने पढ़ा था। s पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का होल्ड होता है, जो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उससे कम होता है p पर, फिर उससे कम होता है d पर, एंड सबसे कम होता है f पर, ठीक है। तो एक मिनट दिखा दूं मैं आपको, ओके। तो अगर मैं पेनिट्रेशन के इफेक्ट की बात करूं तो s पर सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर किस पर है p पर, ठीक है। मतलब s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत अच्छे से होल्ड करेगा एज कंपेयर टू p, एंड p के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करेगा एज कंपेयर टू d, एंड d के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करेगा एज कंपेयर टू f। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन s में है ना बच्चे, तो उसके निकालना उसको मुश्किल होगा, मतलब इस केस में आपकी जो आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर इलेक्ट्रॉन आपका p में है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट मैं थोड़ा समझा रही थी आपको, कि अगर यहाँ पर देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन 2s2 है, ऑल्दो 2s फुली फिल्ड सबशेल है ना, पर यहाँ पे एक और कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s से निकालना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p से निकालना है। s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से होल्ड करता है एज कंपेयर टू p, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब है बेरिलियम की जो आयनेशन एनर्जी होगी वो बोरॉन से ज्यादा होगी। अगर नॉर्मली अगर आपको ये बात नहीं पता होती तो आप लेफ्ट टू राइट क्या बोलते कि आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, आप क्या बोलते कि बोरॉन बाद में आता है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, तो बोरॉन की ज्यादा होगी बेरिलियम की कम होगी, आप ये एक्सपेक्ट करते, आप बेरिलियम की कम एक्सपेक्ट करते। बट अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को देखते हो कि बेरिलियम के पास फुली फिल्ड सबशेल है, वेयर एज एंड बोरॉन के पास फुली फिल्ड सबशेल नहीं है, 2p फुली फिल्ड नहीं है,
और सेकंड रीजन ये है कि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में है, वेराज इन केस वो बोरॉन, ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में है। तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू 2p। दैट इज वाई बेरिलियम के इस 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना बोरॉन के 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मतलब बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा हो जाएगी बोरॉन से। ठीक है, ये क्या आया प्रॉब्लम है ना। अब बोरॉन से कार्बन मूव करो तो कोई फर्क नहीं आ रहा, यहाँ पे 2p1 है, यहाँ पे 2p2 है, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर लग नहीं रहा है ना ये हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला कंसेप्ट भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सब शेल चेंज हो रहा है ना, इसमें भी 2p से निकालना है, इसमें भी 2p से निकालना है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, कार्बन से नाइट्रोजन जाओ तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन 2p3 है, इसमें 2p2 है, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी फुली फिल्ड है। ठीक है, तो अगर आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाओ, नाइट्रोजन से कंपेयर करोगे आप ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन 2p में है बट 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 2p में बट 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड सब शेल हो गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन के 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि स्टेबिलिटी जहां पे आ जाएगी ना, कोई चीज स्टेबल है ना, उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो डेफिनेटली आपको मुश्किल होगा, है ना। कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। एक ऐसा बंदा है जो स्टेबल है, काम रहता है, उसे गुस्सा नहीं आता, है ना। दूसरे ऐसा बंदा जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो स्टेबल नहीं है, तो किसको इरिटेट जल्दी कर पाओगे? जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, डेफिनेटली जिस जो काम है उसको अगर तुम्हें इरिटेट करना है, तुम्हें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई साहब, है ना। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पर है, इसको इरिटेट करो, इसको डिस्टर्ब करोगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। सिमिलरली यू कैन कंपेयर इट विद फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन को आप नियॉन से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब एक्चुअल ट्रेंड क्या होगा, लेट मी शो यू। एक्चुअल ट्रेंड क्या हो जाएगा, तो आप एक्सपेक्टेड आप ये बिहेव करते कि अगर आप अलोंग द पीरियड सिंपल चलते साइज के ऑर्डर से, तो आप सोचते कि लिथियम की बेरिलियम की लिथियम से ज्यादा है, बोरोन की बेरिलियम से, है ना। आप सोचते कि इंक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, बट एक्चुअल ऑर्डर कुछ और है। देखो, बोरोन पीछे चला जाएगा, बेरिलियम आगे आ जाएगा, क्योंकि बेरिलियम आगे क्यों आया ऑर्डर में, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन 2s में है जो कि फुली फिल्ड सबशेल है, और 2s में होने की वजह से भी फिर आगे ट्रेंड सिंपल है, बेरिलियम से कार्बन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आना था, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आना था, यहाँ पे भी ट्रेंड इनवर्स हो गया, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो ऑक्सीजन की कम हो जाएगी नाइट्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन पीछे आ गया, नाइट्रोजन से पीछे आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन आगे है, फिर नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा होगी नियॉन की। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन आप देख सकते हो, तो पेनेट्रेशन इफेक्ट है और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल। ठीक है, और फुली फिल्ड सबशेल। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है आपके कंसेप्ट है, क्लियर? अब आप वीडियो पोस्ट करके आप या फिर बाद में अभी कर लो तो अच्छा होगा, आप ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कौन कौन से? एक तो ये क्वेश्चन है कि आप सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम क्यों है, हैं? किससे? मैग्नीशियम की उसकी सेकंड से, और बट मैग्नीशियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये आप कंपेयर करके देखना। क्या उसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन है कि अगर x जूल एनर्जी है किसी की, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए, मतलब जूल पर मोल में निकालना है। फिर आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, तो ये थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये करके देखना, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। उसके बाद जो है कंसेप्ट हमारा है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से पता चल रहा है ना कि ऐसा एनर्जी चेंज जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान हुआ हो, है ना, वो एनर्जी चेंज जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जनरली व्हेनेवर एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स नेगेटिव बन जाएगा, है ना, क्लियर? तो आपके जैसे मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है ना, ये मैंने बताया था आपको, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, सबके लिए नहीं पर मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए ये नेगेटिव होती है, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका सब शेल फुलफिल हो रहा होगा, है ना,
क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिससे उसकी जो 2p है वो फुली फिल्ड हो जाएगी। तो मतलब क्लोरीन आपका स्टेबलाइज हो रहा है। तो मतलब क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो साइन क्या रहेगा बच्चे, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंड दिखा रखा है, ये डाउन द ग्रुप ट्रेंड दिखा रखा है फिलहाल तो, और अलोंग द पीरियड भी देख लोगे और डाउन द ग्रुप भी देखो। डाउन द ग्रुप जैसे आप मूव कर रहे हो बच्चे, लिथियम -60 है, सोडियम कितना है -53 है, सोडियम कम होगी ना, सोडियम की लिथियम से कम है। पोटेशियम भी देखो -48, सोडियम से भी कम। रुबिडियम की और कम है, और सीजियम तो 46 पे है माइनस। तो आप डाउन द ग्रुप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लेस नेगेटिव होती जा रही है, लेस नेगेटिव हो रही है। लेस नेगेटिव होने का मतलब पता क्या है, बढ़ रही है। दो चीजें याद समझना, लेस नेगेटिव होने का मतलब होता है इंक्रीज करना। आप खुद सोचो कि -46 बढ़ा या -73 बढ़ा, आपने इंटीजर्स पढ़े हैं ना, तो -46 बढ़ा या -73, -46 इज लार्जर वैल्यू है ना, क्लियर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी बढ़ रही है इन मैग्नीट्यूड। बट मेरी बात सुनो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है ना, इसका मतलब क्या है, मोर एनर्जी विल रिलीज्ड एंड मोर स्टेबिलिटी विल कम। ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है कि वो एटम ज्यादा स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। इसका मतलब ये है कि लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सीजियम। सीजियम की उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी लिथियम की नेगेटिव है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आप याद रखना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी विल बिकम लेस नेगेटिव। ठीक है, लेस नेगेटिव याद रखना। whereas along the period when you move from lithium to आपका, इधर बेरिलियम दिखाया नहीं है, कोई बात नहीं। फिर जैसे ये भी आपकी क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियॉन। फ्लोरीन की देखो -328, वेराज ऑक्सीजन की -141, जबकि लिथियम की कितनी है, सिर्फ -60। तो देख रहे हो कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कितनी कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, -328 का मतलब क्या, -328 जूल किलो जूल, ये जो एनर्जी है, एक मोल फ्लोरीन के एटम की इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, 328 किलो जूल रिलीज कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आया। जबकि लिथियम अगर एक मोल लोगे और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो वहां पर सिर्फ 60 किलो जूल ही रिलीज होगा। मतलब लिथियम को इतना स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जितना फ्लोरीन को मिल रहा है। कारण आपको पता है, क्योंकि लिथियम को तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑल्दो उसकी जो 2s2 है वो फुली फिल्ड होगी, बट उसकी जो एल शेल है, के बाद एल आती है ना, एल जो शेल है वो फुली फिल्ड नहीं हो रही। वेराज फ्लोरीन की जो एल शेल है वो फुली फिल्ड हो जाती है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। फ्लोरीन के पास आपके एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो मतलब उसकी शेल जो है वो फुली फिल्ड हो जाएगी। इट मीन्स आपका फ्लोरीन आपका स्टेबल हो जाएगा ज्यादा, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। डाउन द ग्रुप क्या चक्कर होता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करे, जैसे फ्लोरीन से, हाँ अब एक चीज दिखाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक चीज ध्यान रखना। देखो फ्लोरीन की -328 है, क्लोरीन की देखो -349। मतलब क्लोरीन जो है आपका वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, है ना। Cl विल रिलीज मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू F, है ना। अब क्लोरीन से ब्रोमीन जाओ तो डिक्रीज किया, अच्छा कम हो गया। ब्रोमीन से आयोडीन भी कम हो रही है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है। फिर आयोडीन से स्टार्टिंग पे गई तो और कम हो गया। तो यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आई कि ये क्या चक्कर है कि ये क्यों क्लोरीन की -349 है और फ्लोरीन की 328 है, ये मुझे समझ नहीं आया है ना। तो मैं तुमको समझाऊंगी, मुझे समझ में है, मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम रीड करती तो मुझे समझ ना आता, तो अभी तुमको भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली होता क्या है कि फ्लोरीन जो है ना वो स्मॉलर इन साइज है। इस पूरे ग्रुप का 17 ग्रुप में सबसे छोटा साइज इसका है, फ्लोरीन का है। उससे बड़ा क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सो ऑन। ठीक है, तो एक तो डाउन द ग्रुप आपको पता है कि
जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है ना, डिक्रीज करता है। मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन, न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन देता है ना इलेक्ट्रॉन को, या होल्ड जो देता है, वो कम हो जाता है। अगर कोई चीज एटम के अंदर आ रही है, एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर आना पड़ेगा। और कौन लेके आएगा इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, न्यूक्लियस लेके आएगा बच्चा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर सकता है, न्यूक्लियस ही तो कर सकता है एटम में, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को इतनी इजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि अगर ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन इजिली गेन होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन, साइज छोटा होने की वजह से, स्मॉल, काफी छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, इवन थर्ड पीरियड में सबसे छोटा फ्लोरीन का ही है, ठीक है, सॉरी सेकंड पीरियड में सबसे छोटा साइज जो है वो फ्लोरीन का है, ठीक है। तो अगर आप इतना छोटा साइज है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ना फ्लोरीन, तो उस फ्लोरीन के एटम F नेगेटिव के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है और उसने 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए अपने शेल में, शेल तो कर ली भूरी, पहले साइज बहुत छोटा है उसका है, तो उसकी वजह से होता है बहुत रिपल्शन होती है। उस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होगा ना, थोड़ा कम फेवरेबल हो जाता है फ्लोरीन के लिए, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुआ, -328 हुआ। जबकि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो गया फ्लोरीन के कंपैरेटिवली, क्लोरीन का साइज बड़ा है ना, तो अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन वो लेकर आता है अपनी एम शेल में, है ना, तो वहां पर साइज बड़ा होने की वजह से उतनी रिपल्शन नहीं हो रही है ना, रिपल्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टेबल हो रहा है ना, एनर्जी ज्यादा रिलीज कर दी, -349, है ना, कर दी। अब तुम कहोगे मतलब ब्रोमीन की और ज्यादा होनी चाहिए, ब्रोमीन का तो और साइज बड़ा हो रहा है, बट अगर आप क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ मूव करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि ब्रोमीन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्लोरीन के कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोमीन का जो न्यूक्लियस है वो उतना अट्रैक्शन नहीं दे पा रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए आपको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन चाहिए ना, ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू आपकी डिक्रीज कर दी। सिमिलरली आयोडीन का भी नहीं कर पाता तो आयोडीन की और कम होगी, एस्टेटिन का भी नहीं कर पाता, उसकी और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। और सिमिलर कंसेप्ट आपका लगेगा 16 पर, ग्रुप 16 पर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन की देखो -41 है, जबकि सल्फर की -200 है, मतलब सल्फर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्यों क्यों कर रहा है जी? क्योंकि ऑक्सीजन वही छोटा साइज, रिपल्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद, जबकि सल्फर जो है थोड़ा बड़ा होता है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उतनी रिपल्शन नहीं होगी एंड वो मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसलिए सल्फर 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 141 ही रिलीज कर रहा है। अब देखो ये आपका ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इसमें देखो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा ना, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये नहीं एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। और ये क्यों नहीं एनर्जी रिलीज कर रहे? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, इनको फुली फिल्ड है, इनको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अपने आप से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे बच्चा, ठीक है। जब तक ये खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो मतलब ये कोई एनर्जी रिलीज भी नहीं करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है ना। एनर्जी कब रिलीज होगी? जब इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। बट अगर इसमें आपने इलेक्ट्रॉन फिर भी ऐड कराना हो, आप जिद लेके बैठ गए कि मैंने तो कराना है इसमें, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये नहीं एनर्जी रिलीज करने वाला खुद से, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव साइन कैरी करती है, ठीक है। ओके, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे चलो, अब हाँ ये चीज मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे हीलियम के +48 है, मतलब 48 किलो जूल आपको देना पड़ा हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए। नियोन में कराना पड़ा तो 116 किलो जूल, जबकि आर्गन में कराना पड़ा तो 96 किलो जूल। तो आपको दिख नहीं रहा, पहली वैल्यू इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करके, ये क्या हुआ जी? ये वही है, पहले वैल्यू इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करके, है ना। क्योंकि हीलियम जो है ना बच्चे, हीलियम जो है वो छोटा साइज का है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो समवट मोर इजी होगा, है ना, क्लियर। क्योंकि हीलियम जो है वो छोटा साइज का, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, क्लियर। जबकि नियोन जो है हीलियम से बड़ा हो जाएगा,
हीलियम से बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आर्गन के केस में क्या जाएगा, आर्गन के केस में साइज डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि साइज आर्गन का नियॉन से बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उतनी डिस्टेबलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, इसलिए एनर्जी थोड़ा कम देना पड़ेगा 96। तो याद रखना नियॉन को ज़्यादा देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू हीलियम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ये है तो इतने ज़्यादा कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी वो उतना सिमेट्रिक नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे अन्वेषण एंथैल्पी थी, है ना, उसमें तो एकदम ट्रेंड फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे होगे कभी इंक्रीज कर रही है, फ्लोरीन से क्लोरीन गया तो इंक्रीज मोर नेगेटिव हुई, फिर क्लोरीन से ब्रोमीन गया तो लेस नेगेटिव हुई, है ना। तो ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है वो और भी रोल प्ले कर रहे हैं ना, एक ही फैक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 3.7, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी एंड मोस्ट नेगेटिव होगी और किसकी लीस्ट नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहे हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, अभी तो पहले तुम इनको पीरियड में डिवाइड किया करो कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड का है। तो मैंने देखा फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड का, मैंने लिख दिया फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, क्योंकि आपको एस्टिमेट करने के लिए ना पहले सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ता है। केमिस्ट्री जो है ना वो सिस्टमैटिक तरीके से आती है, ऐसा नहीं कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है, आपको पता समझ में आना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो बचे हुए जो एलिमेंट है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये कौन से हैं, थर्ड पीरियड के हैं, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो मुझे इतना याद है कि जो ग्रुप 17 वाले होते हैं ना उनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, ग्रुप 17 वालों के। अब ग्रुप 17 वाले कौन कौन से हैं इसमें, एक तो फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, और मैंने अभी बताया था आपको जस्ट ऊपर कि जो क्लोरीन होता है ना उसकी सबसे मतलब उसकी फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव होती है ना, याद है ना, टेबल दिखाया था, दिखाती हूँ। ये देखो क्लोरीन की 349 थी, फ्लोरीन की -328 थी, तो किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव हुई, क्लोरीन की हुई। क्लोरीन के बाद किसकी होगी, फ्लोरीन की। बचा क्या, बाकी क्वेश्चन में है क्या, सल्फर है और फॉस्फोरस है। ठीक है, जैसे ग्रुप 16 है, मान लो इसके इधर कोई ग्रुप होगा वो ग्रुप 15 होगा। ठीक है, तो उसके जैसे आप देखो 349 से अगर 17 से आप ग्रुप 17 से आप ग्रुप 16 की तरफ जाओ तो इसकी -349 थी, इसकी कितनी हो रही, -200 हो रही, मतलब कम हो रही है। अगर आप लेफ्ट साइड मूव करो तो ये कम हो रही है ना वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की होगी एंड फ्लोरीन के बाद होगी सल्फर की, कम मैं बता रही हूँ, और सबसे कम होगी आपकी फॉस्फोरस की। ठीक है, तो आपकी सबसे लीस्ट नेगेटिव होगी फॉस्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेयर एज सबसे ज्यादा होगी आपकी क्लोरीन के लिए। एक मिनट, लेट मी चेक आउट फॉस्फोरस एंड सल्फर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक सो फॉस्फोरस जो है बच्चे, हाँ फॉस्फोरस का होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे हिसाब से फॉस्फोरस की सबसे लीस्ट नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है किसी भी कंपाउंड की या किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो किसी एटम, कोई एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे समझते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू इटसेल्फ। कोई कोवेलेंट बॉन्ड में ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपको पता है शेयरिंग से बनता है। तो जनरली क्या होता है, अगर दोनों एटम जो बॉन्डेड एटम है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहेगा, वो बॉन्ड के सेंटर में रहना चाहिए। दिखाऊं अभी तुमको थोड़ा सा बोर्ड पे दिखाती हूँ। जैसे कि जैसे ए के साथ बॉन्ड बना है, ठीक है, मैं कह रही हूँ दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है सपोज करो। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था बॉन्ड बनाने में और एक इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, मतलब मान लो A1 है और ये A2 है, क्लियर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर में रहेगा, एक ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये पड़ा है, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है।
तो मतलब कोई भी खींचातानी नहीं कर रहा है इस पेयर के लिए, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिससे बॉन्ड बना है मिलकर, ये सेंटर में रहेगा। अगर इफ अगर आपका अगर आपकी है ना A1 की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, A1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो A2 से, तो आपका ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, अभी मैं इसको इसी में दिखाती हूँ आपको। ये अगर जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा A1 की अगर ज्यादा हुई तो ये A1 के तरफ रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दोनों A1 की तरफ रहेंगे ज्यादा। देखो सेंटर में नहीं है, दोनों A1 की तरफ। अगर A2 की ज्यादा हुई तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन A2 की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये A1 इसी एटम की किसी केमिकल बॉन्ड में शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की किसी केमिकल कंपाउंड में शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, क्लियर। अभी मैं इस टॉपिक पे आती हूँ, ठीक है। तो देयर सो, और पहली बात बता दो, ये मेजरेबल क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, यू कांट मेजर इट, ठीक है। तो मेजरेबल नहीं है बिल्कुल भी, आप मेजर नहीं कर सकते इन चीजों को। तो देयर बट स्टिल देयर सो मेनी स्केल थ्रू विच वी कैन गेट एन आइडिया कि which one will be more electronegative and which one will be less electronegative. Like there is Pauling scale, Mulliken-Zappel scale, Albert-Rocher scale. Although we don't need to study all these scales, because I think according to NCERT only Pauling scale is given in your syllabus, ठीक है। So I'm telling you Pauling ने क्या किया, ठीक है। एक चीज और याद रखना, एक और टर्म आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिर्फ इतना याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी समझते हो ना, अफेक्शन। एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है ना किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे क्लोरीन ने गेन किया तो नेगेटिव है, लिथियम ने गेन किया तो भी नेगेटिव हो रही थी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। तो ये थोड़ा सा टर्म याद रखना बीच में। तो अभी मैं पॉलिंग का स्केल बताने वाली हूँ। पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग ने आर्बिट्रेरली वैल्यू चूज कर दी फ्लोरीन को 4। उसने कहा कि उसने सपोज किया कि जो फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो 4 देती उसने, कि ये 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ऑल्दो फ्लोरीन के 4 नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बेस पर उसने बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई। फ्लोरीन को क्यों चूज किया, फ्लोरीन को ही 4 क्यों दिया, क्योंकि फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कंपैरिजन किससे होता है, टॉपर से ना। क्लास में कंपैरिजन किससे होता है, टॉपर से होता है। पीरियोडिक टेबल का टॉपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से कंपैरिजन होगा सबका, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि वो किससे, उसके साथ कौन कौन से एटम अटैच है। सपोज कार्बन है, कार्बन अगर 3 हाइड्रोजन से अटैच है ना, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अगर कार्बन किसी 3 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, मान लो CF3 है, कार्बन ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, या कार्बन ने 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वहां पर उस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगी विद टाइम, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन को दिया 4, ये पॉलिंग का स्केल है, ठीक है। पॉलिंग का स्केल देख लो, फ्लोरीन को 4 दिया। अगर कहते हैं फ्लोरीन की वैल्यू 4 है तो ऑक्सीजन 3.5 होगा, मतलब फ्लोरीन से थोड़ा सा कम। नाइट्रोजन कितना है, 3। क्लोरीन देखो, क्लोरीन भी 3 है, मतलब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इज अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, ठीक है। फिर कार्बन कितना है, 2.5। सल्फर देखो, सल्फर भी 2.5 है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, नोट इन मतलब ऐसा नहीं कि वैल्यू याद करो, बट ये ऑर्डर याद करो कि कौन किस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे यू कैन क्रिएट एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रखो, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्लोरीन कर दो, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम है। फिर इनसे बात किसकी आती है, इनके बाद आती है कार्बन की, और कार्बन की किससे सेम है, सल्फर से, ठीक है। फिर आता है आपका फॉस्फोरस, कार्बन एंड सल्फर से कम होती है फॉस्फोरस की।
फॉस्फोरस से, सॉरी, हाँ, फॉस्फोरस से कम किसकी होती है? बोरॉन की। बोरॉन की 2 है, ठीक है। बोरॉन से कम किसकी है? बोरॉन से कम है सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका 1.8 है। फिर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जो है आपके ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, क्लियर। एंड फिर मैग्नीशियम है, फिर लिथियम है, और सोडियम की कम है। मतलब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से भी कम होती है, ठीक है। अब देखो, ये तो आप देख रहे हो अलोंग द पीरियड जब हम मूव कर रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ ही रही है ना, बढ़ रही है ना। चाहे आप इस पीरियड में देखो, चाहे आप सोडियम वाले पीरियड में देख लो, वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। बट व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, लिथियम से सोडियम गए तो 0.9, 0.9 से फिर 0.8, 0.8 से 0.8, 0.8 से 0.7, ऑल्दो आप देख सकते हो कि देयर इज ऑलमोस्ट डिक्रीज, है ना। सिमिलरली ग्रुप 17 में देख लो, 4 से 3, 3 से 2.8, 2 से 2.5, 2.5 से 2.2, ठीक है। तो मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है ना। अगर कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आई एम टेलिंग यू, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जबकि फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। एंड जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ज्यादा नॉन मेटालिक होता है, और कोई एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो सीजियम इज मोस्ट मेटालिक वेयरएज फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको ये ट्रेंड याद रखना है। एंड आई थिंक एक और ट्रेंड था, मैं शायद ये बताना भूल गया। हाँ, ये वाला, ये देखो फिगर 3.7, ये बिल्कुल आपको समअप करके दे दिया इन्होंने सारी चीजें कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। देखो जिस तरफ एरो है ना, एरो का ये हेड है, हेड ये वाला दिख रहा है ना, जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वहां पर इंक्रीज हो रहा है, उस तरफ इंक्रीज कर रही है वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है। बट अगर मैं पूछूं राइट टू लेफ्ट क्या ट्रेंड होगा? मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज कर रही, सॉरी डिक्रीज कर रही है। अगर मैं पूछूं राइट टू लेफ्ट क्या ट्रेंड होगा, तो आप क्या कहोगे कि एटॉमिक रेडियस राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगी, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आपका साइज इंक्रीज करता है, इसलिए रेडियस भी इंक्रीज करेगी। जबकि लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो, लिथियम से आप फ्लोरीन की तरफ जाते हो, तो आपका साइज डिक्रीज करता है और रेडियस भी डिक्रीज करती है, ठीक है। अब देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो कैसे आपको ये डायगनली शो कर रखा है ना। मतलब इधर के जो एलिमेंट होगा, यहाँ का जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है, वेराज यहाँ पर जो इस तरफ जो एलिमेंट होंगे वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो कैसे दिखा रखा है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। एरो किस तरफ जा रहा है? इस तरफ आ रहा है ना, मतलब इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। एंड डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज फ्रॉम, तो आप अगर फर्स्ट सेकंड पीरियड से, फर्स्ट पीरियड से सेवंथ पीरियड की तरफ जाते हो तो डिक्रीज करती है। अगर मैं पूछूं सेवंथ पीरियड से फर्स्ट पीरियड की तरफ जाते हुए क्या ट्रेंड होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का? अरे भाई, अगर वो नीचे जाते हुए डिक्रीज कर रही है तो ऊपर जाते हुए क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, है ना, डेफिनेट सी बात है। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब आप फर्स्ट से सेवंथ पीरियड की तरफ जाते हो तो डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है, याद रखना। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है। सिर्फ क्या इंक्रीज करता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तीन चीजें डिक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप, कौन कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट पीरियड टू सेवंथ पीरियड। वेराज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है? कौन कौन इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है। तो डिक्रीज क्या करता है? सिर्फ साइज डिक्रीज करता है, को एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। तो ऐसे याद रखो इसको, ठीक है, क्लियर, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद periodicity ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वैलेंस क्या होता है बच्चे? बैलेंस टर्म, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम अक्सर बोलते हैं ना। तो वैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिटल, सॉरी, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल
या तो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या फिर किसके इक्वल हो सकते हैं, 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब ये भी दिखा देती हूँ हल्का सा, ऐसे तो वर्डिंग से तो क्लियर नहीं होने वाला है ना। देखो एक बात याद रखना, अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में लेस देन है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से कम है अगर इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका बैलेंस हो जाएगा। सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही उसका बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम के में 2 है, तो 2 ही उसका बैलेंस हो जाएगा। सोडियम के में 1 है, तो 1 ही उसका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए वही बैलेंस हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो 4 ही बैलेंस होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो बैलेंस में कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, देखो अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 से ज्यादा है, जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, जैसे आपकी क्लोरीन, क्लोरीन में 7 है, 4 से ज्यादा हुआ ना, तो ऐसे केस में जहां 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, 8 में से माइनस कर दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 आ गया, तो क्लोरीन का बैलेंस कितना हुआ, 1। सिमिलरली सल्फर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो 8 में से 6 माइनस कर दो तो सल्फर का बैलेंस कितना हुआ, 2, ठीक है। एंड व्हेन यू नो द बैलेंस, देन हम क्या बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बना लेते हैं ना, किसी भी केमिकल कंपाउंड का। ये मैं बता रही हूँ आज, इसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। ये तुम पता नहीं, आधे बच्चों को तो ये आता नहीं होता। अगर मैं पूछूं कैल्शियम हाइड्राइड का क्या फॉर्मूला है, तो आपको पहले इन दोनों का बैलेंस देखना पड़ेगा। कैल्शियम का बैलेंस है 2, है ना, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लेस देन 4 है, तो 2 मतलब 2 ही बैलेंस होगा। हाइड्रोजन का बैलेंस है 1, तो लिखो कैल्शियम का 2, हाइड्रोजन का 1। फिर क्या करो, 1 को मल्टीप्लाई करना है कैल्शियम से, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 1 जाएगा कैल्शियम के पास, 2 जाएगा हाइड्रोजन के पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 जाएगा कैल्शियम के पास, 2 जाएगा हाइड्रोजन के पास, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaH2 CaH2। अब देखो अल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछूं तो अल्यूमिनियम का बैलेंस कितना है, 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन का बैलेंस कितना होता है बच्चे, 2 होता है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 4 है ना, 6 इज मोर देन 4 ना, तो क्या करोगे, 8 में से 6 माइनस कर दो, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो मतलब ऑक्सीजन का बैलेंस है 2। तो अब क्या करोगे, इसका अल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। देखो 2 को मल्टीप्लाई करो अल्यूमिनियम से और 3 को मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। तो बैलेंस आपको आना चाहिए और फॉर्मूलाज भी आपको आने चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आप देखो अलोंग द पीरियड बैलेंस का क्या ट्रेंड होता है। तो बैलेंस क्या होता है, पता चल गया ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस में क्या फर्क है, बैलेंसी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, बैलेंस को हम बैलेंसी भी बोलते हैं। तो देखो ये मैं बात कर रही हूँ कौन से उसकी, मान लो कोई भी है, फर्स्ट पीरियड है, कुछ भी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 3 5 भी हो सकती है, 2 6 भी हो सकती है, 1 7 भी हो सकती है, 0 8 भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, अभी समझ में ही नहीं आएगा। 3 5 ग्रुप 15 वाले की 3 5 कैसे होगी मैं बताऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी के लिए इतना याद रखना, 3 5 होती है, 3 भी होती है, 5 भी होगा, 2 भी होगा, 6 भी होगा 16 वाले में, और 17 वाले में 1 भी होता है, 7 भी होता है, और 18 वाले में 0 भी होता है, 8 भी होता है, ठीक है। ये हम बताएंगे आपको कि ये दो दो क्यों आ रहे हैं, दो दो बैलेंस क्यों आ रहे हैं, ठीक है, आई एम टेलिंग यू। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया आपको, फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस आप फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया इसका +3 भी होगा, +5 भी होगा, तो ये +3 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है N2O3 का, +5 के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला होगा, N2O5। सिमिलरली P4O6 भी, P4O10 भी, है ना। ये सब इस ऐसे ही बनाए, बैलेंस के हिसाब से फॉर्मूला बनाए हैं, जैसे मैंने अभी आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसका बना के दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैसे ये 3 और 5 शो करता है। लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ Jamboard, with the help of Jamboard I'll tell you। देखो नाइट्रोजन, हम बैलेंस को अक्सर ऑक्सीजन स्टेट से भी आजकल रिलेट करने लगे। पहले हम बैलेंस को सिर्फ वैलेंसी तक रिलेट करते थे, बट आजकल बैलेंस मतलब ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, क्लियर। तो कितने भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट ही लिखना होता है, ठीक है।
2s, डैम बोर्ड कहते हैं, जैम बोर्ड पे पढ़ा दो, जैम बोर्ड पे लिखने में देखो कितनी दिक्कत है। तो 2s2 2p3, 2s2 2s2 में पहले फिल कर दिए, फिर 2p3 में एक इसमें और एक इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब हाउ ऑल्दो ये दो तरह के ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकते हैं, कैसे? या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना, ऐसा भी तो कर सकता है। या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी जी? नाइट्रोजन के पास 3 पॉसिबिलिटी है, मैं हमको बताऊंगी कौन कौन सी। एक तो ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे किसी को, एज नॉट सच लूज, मतलब अगर देखो अमोनिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना आप, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है। तो मैं बता दूं, हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज रहेगा? इस पे चार्ज रहेगा -3। क्यों चार्ज आया? क्योंकि हाइड्रोजन कितना चार्ज शो करेगा? हाइड्रोजन चार्ज शो करेगा +1, ये प्लस है भाई, ये +1 है, तो 3 हाइड्रोजन लगे तो +3, तो नाइट्रोजन कितना शो कर रहा है? -3। तो ये कितनी तरह के ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं? -3, ठीक है, +3, +5। तो यहाँ पर आप देखोगे, जो आपने N2O5 देखा होगा, N2O5, इसमें ये +5 शो कर रहा है, ये वाली, ठीक है, ये +5, ठीक है। सिमिलरली +3 कैसे शो करेगा? N2O3, इसका कंपाउंड होता है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं बनाते हम कंपाउंड, जो बनते हैं ना उसी से ही स्टडी होती है N2O3, ठीक है, क्लियर। तो एक टर्म मैंने बताई बैलेंस, ठीक है, फिर मैं इसको एनहांस कर रही हूँ, इस टर्म को थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ कि हम आजकल बैलेंस, मतलब पहले हम बैलेंस वैसे देखते थे कि 8 इलेक्ट्रॉन में से, जैसे मैंने तुमको पीछे अभी तरीका बताया ना कि 4 से कम है तो उतना ही बैलेंस है, अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस कर दो, वो रहा ट्रेडिशनल तरीका बैलेंस निकालने का, ठीक है। अभी थोड़ा बैलेंस जो है उसको ऑक्सीजन स्टेट के साथ ही मर्ज कर दिया कंसेप्ट को, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब देखो, ये -3 क्यों शो कर रहा है बच्चे? क्योंकि देखो, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसकी 2p फुलफिल्ड हो जाती है ना, 2p फुलफिल्ड हो जाती है ना, क्लियर। +3 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि देखो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, देन इसके पास एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2s2, है ना। फिर ये +5 भी शो कर सकता है ना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अपने लूज भी कर सकता है ना, क्लियर। लूज इन द सेंस वैसे नहीं है कि जिसे कंप्लीटली लूज कर देगा, वो नहीं है बच्चे। लूज का मतलब ये है कि ये किसी ऐसे एटम के साथ अटैच हो सकता है जहां ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके, और क्योंकि जो एटम जिसके जैसे ऑक्सीजन के साथ ही अटैच है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो ये क्या फील करेगा? इसको ऐसा नहीं लगेगा इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ये +5 के जैसा फील करेगा कि मेरे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बट एक्चुअली में जब भी कोवेलेंट कंपाउंड में कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर ए और बी कोई एटम है ना आपके, ए और ये बी का आपका बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें मान लो चाहे बी कितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो, मान लो यहाँ पर आगे बी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बी की तरफ पड़े हैं, बट ये कभी भी कंप्लीटली बी की तरफ नहीं जाएंगे, कंप्लीटली मतलब बॉन्ड को तोड़कर कभी भी बी की तरफ पास नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड में, तो आपका जो ए है ना, इसको दो, इसकी जो दोनों मतलब जब ये सेंटर में होता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं ना, अब ये से दूर जा रहे हैं तो इसको ऐसा क्या लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके कम हो रहे हैं ना, इसको +2 जैसा फील होगा, इसको +2 जैसा फील होगा, ठीक है। इसकी इसलिए वो ऑक्सीजन स्टेट हम तभी वही है, इनकी फीलिंग ये है ऑक्सीजन स्टेट और कुछ नहीं। बी को कैसा फील होगा कि जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं क्योंकि उसके पास आ गए, तो बी कैसा शो करेगा, बी -2 शो करेगा, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली आपको यहाँ पे नाइट्रोजन में दिखा रही हूँ, ये +5 कैसे शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, है ना, ऑक्सीजन अटैच, ऑक्सीजन इससे 5 इलेक्ट्रॉन, जब इसके 5 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उसको +5 जैसा फील होगा, है ना।
जब ऑक्सीजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसको 3+3 जैसा फील होगा। और हाइड्रोजन क्योंकि इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाइड्रोजन की तो ये खुद खींचेगा क्योंकि हाइड्रोजन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको ऐसा लगेगा कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए किसी के, है ना, तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, तो इसको -3 जैसी फीलिंग आएगी, इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर -3 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।